Hello friends, today we will discuss about the nature of public administration. आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में परिचर्चा करेंगे. What do you mean by nature of any discipline? किसी भी अनुशासन की प्रकृति से हम क्या समझते हैं? Nature means what is the structure and composition of the content एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए डिसिप्लिन. किसी अनुशासन का अथवा सब्जेक्ट का विषय क्षेत्र का, उस विषय क्षेत्र के पाठ्यक्रम का, उसके अंतर्गत अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी हुई विषय सामग्री का स्वरूप कैसा है. क्या वह निर्जीव प्रयोगशाला से जुड़ी हुई है, क्या वह सजीव प्रयोगशाला से जुड़ी हुई है, क्या उसकी प्रयोगशाला एक मानवीय समाज अथवा ह्यूमन सोसाइटी होता है. जहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसकी नेचर नेचुरल साइंसेज के नेचर के इक्वल नहीं है, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच हैव taught with the political science before 2200 years ago. वह लगभग 2200 वर्षों पहले से राजनीति विज्ञान के साथ और एज ए फॉर्म ऑफ एक्शन विद द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक क्रिया के रूप में मानवीय सभ्यताओं की उत्पत्ति अथवा नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं के रूप में विकसित हुआ है. अतः क्रिया के रूप में वह उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितना कि मानवीय सभ्यता है. एक क्रिया के रूप में वे व्यक्तिगत जीवन से लेकर निजी जीवन तक और निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक हमें जीवन के हर मोड़ पर दिखाई देता है. दैनिक क्रियाकलापों के रूप में भले ही अपने वह संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, आम लोगों के पहनावे से जुड़ा हुआ हो, आम लोगों के खान पान के तरीके से जुड़ा हुआ हो, पूजा अर्चना के तरीके से जुड़ा हुआ हो, इस स्वरूप में निसंदेह वह मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रशासन है. मानवीय जीवन की जुड़ी हुई इन क्रियाओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप में निष्पादित करना ही प्रशासन होता है. तो मानवीय क्रियाओं अथवा मानव के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का साइंटिफिक मैनर में वैज्ञानिक स्वरूप में वैज्ञानिक संदर्भ में अध्ययन करना ही लोक प्रशासन की विशेष सामग्री है. अर्थात मानव के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस रखने वाले और इसको अफेक्टेड करने वाले कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और घटकों के बारे में अध्ययन करना लोक प्रशासन का मुख्य आधार है. तो इस विषय सामग्री का अध्ययन करने वाले इस विषय की प्रकृति कैसी है, इस विषय का स्वभाव कैसा है, निसंदेह इसकी प्रकृति समाज विज्ञान के समकक्ष ही है. लोक प्रशासन की प्रकृति का अभिप्राय जैसा आप पीपीटी में देख रहे हैं, प्रकृति शब्द का सामान्य अर्थ विषय के संदर्भ में उसके स्वभाव से होता है. लोक प्रशासन की प्रकृति का मतलब इसके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों और प्रकारों के स्वरूप या प्रकार से है. अतः किसी विषय का स्वभाव उसके अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाली विषय सामग्री के स्वरूप को अथवा उसकी संरचना को अभिव्यक्त करता है. विषय के स्वभाव से हमारा मतलब होता है जिस तरह मानव का स्वभाव अच्छा और बुरा होता है, उसी तरह से विषय का स्वभाव विषय सामग्री से तय होता है कि वह प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष होगा, उसमें भविष्यवाणी करने की पूर्ण क्षमता होगी या नहीं होगी, अथवा वह देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत से एलिमेंट्स प्रभाव रखते हैं, उन देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है. जब हम बातचीत करते हैं कि मान लीजिए मेरे संदर्भ में कि मैं अपने माता पिता से जब कम्युनिकेशन करता हूँ, दैट टाइम माई बिहेवियर वाज ए डिफरेंट बिहेवियर. मैं अपनी बहन से बातचीत करता हूँ, अपनी धर्मपत्नी से बातचीत करता हूँ, अपने भाई से बातचीत करता हूँ, अपने दोस्तों से बातचीत करता हूँ. हर बार मेरे बातचीत करने के तरीके में अंतराल क्यों आ जाता है? यह अंतराल देश काल और परिस्थितियों का अंतराल है. जब अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि मैं स्विट्ज़रलैंड के हवाई अड्डे पर उतरता हूँ और पालम के हवाई अड्डे पर उतरता हूँ, तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन, साइकोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन मुझे दिखाई देता है
कि वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में अथवा उन देशों में जहाँ रूल ऑफ लॉ को या कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करवाया जाता है। इसलिए मैं यदि कोई टॉफ़ी भी खाता हूँ तो उसका रैपर छिलका अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। परंतु भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने पर मुझे महसूस होता है कि मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और इसलिए इस आज़ादी का भरपूर फायदा मुझे उठाना चाहिए और इसलिए मुझे डस्टबिन का यूज करना मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो ये अंतराल मानव व्यवहार में क्यों होता है? इसी कारण से लोक प्रशासन जो राजनीति विज्ञान के साथ शताब्दियों तक अध्ययन और अध्यापन से जुड़ा रहा, वह विषय भी समाज विज्ञान की एक शाखा ही है और इसलिए उसकी प्रकृति भी सामाजिक प्रकृति होती है। प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में बहुत अधिक अंतर होता है। प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति एक निजी लैब के रूप में अथवा निर्जीव लैब के रूप में होती है। उन्हें मानव जीवन के साथ बार बार पेशो पेश में नहीं आना पड़ता, परंतु सामाजिक विज्ञान के लिए संपूर्ण समाज एक प्रयोगशाला होता है और इस समाज की प्रयोगशाला में निरंतर बदलाव और परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लोक प्रशासन को भी समाज विज्ञान की श्रेणी में ही शामिल किया गया है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मानवीय समाज और उसके प्रशासनिक व्यवहार से संबंधित होती है। लोक प्रशासन एक कला है, लोक प्रशासन एक दर्शन है, लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा नहीं है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्यापन कराई जाने वाली विशेष सामग्री की नेचर पर यदि हम बात करें तो जो तरीका उस विशेष सामग्री का है या जो जिन गतिविधियों क्रियाविधियों के साथ ये डिसिप्लिन डील करता है, उन क्रियाविधियों को ध्यान में रखें तो हम महसूस करते हैं कि लोक प्रशासन एज ए आर्ट के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फिलोसॉफी के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस के रूप में। तो आज हमारे इस व्याख्यान में हम दो स्वरूपों में देखेंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति एक कला के रूप में कैसे है। कुछ प्रशासनिक चिंतकों और विचारकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह आर्ट के रूप में है, फाइन आर्ट के रूप में है, अन्य कलाओं की तरह है, ललित कला की तरह है। कुछ प्रशासनिक विचारकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति एक फिलोसॉफी के रूप में, दर्शन के रूप में, जो मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित बनाए रखने के लिए कार्य करने वाला एक दर्शन है। लोक प्रशासन एक कला है। यदि इस मंतव्य पर विचार करें तो सबसे पहले कि कार्य निष्पादित करने की एक विशिष्ट पद्धति। यदि प्रशासन को इस स्वरूप में देखें तो प्रशासन एक विशिष्ट कौशल होता है। किसी भी कार्य को निष्पादित करने के विशिष्ट कौशल का नाम ही प्रशासन है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम एज ए एक्टिविटी के रूप में, एज ए फॉर्म ऑफ एक्शन के रूप में देखें तो निसंदेह किसी भी गतिविधि, प्लान्स, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को निष्पादित करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इसलिए लोक प्रशासन एक कला है, इस कौशल के रूप में, दक्षता के रूप में। यह कला जन्मजात एवं अर्जित है। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक इस कला का विकास हुआ है। जिस कौशल की हम बात करते हैं अथवा कार्य करने के जिस तरीके की बात करते हैं उसके दो स्वरूप चिंतकों ने माने हैं। एक जन्मजात बाय नेचर स्किल होता है और दूसरा जिसको बाय प्रैक्टिस अर्जित किया जाता है। दोनों ही स्वरूपों में कौशल हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जब ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं तो वेल ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, तो अच्छी तरह से प्रशिक्षित, तो उनको तैयार किया जाता है। उनका जो कौशल है, कार्य करने का तरीका है, कार्य करने की जो पद्धति है, कार्य करने की जो श्रेष्ठ रीति है, वो उन्हें लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा सिखाई जाती है। परंतु कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, लाइक महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, चमत्कारी व्यक्तित्व, हिटलर की बात करें, मुसोलिनी की बात करें, और ज़्यादा पुराने इतिहास पर अगर गौर करें तो सम्राट अशोक की बात करें, बीरबल की बात करें, अकबर महान की बात करें, ये तमाम तरह के व्यक्तित्व रहे हैं जिन व्यक्तित्व के पास एक जन्मजात कौशल था। परंतु बहुत से व्यक्तित्व ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से अपने इस स्किल को डेवलप किया, इस कौशल को विकसित किया है। प्राचीन भारत से लेकर जिन जो कला का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, लाइक
शुक्र के द्वारा लिखित शुक्र नीति सार में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करें तो बड़ा ही वाइडर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वेलफेयर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जो न तो आज विकसित देशों में है और न ही भारत में है। भारत में तो होने का खैर सवाल ही नहीं होता। तीसरा है मानवीय प्राकृतिक साधनों को संसाधनों में परिवर्तित करने का कौशल। साधन और संसाधन में मेजर जो डिफरेंस है वह एक वस्तु और उपयोगिता में है। किसी भी वस्तु के साथ अगर उपयोगिता जुड़ जाती है तो वह निश्चित रूप से संसाधन होता है। प्राकृतिक साधन, मान लीजिए धरती में अनेक प्रकार के साधन, खनिज तेल और तमाम तरह के जो खजाना है प्रकृति का वो छिपा हुआ है, परंतु जब तक उस खजाने को मानवीय जीवन के संदर्भ में उपयोगी नहीं बनाया जाता वह संसाधन नहीं होता। खनिज तेल की खोज करने से पहले वह साधन है, खोज करने के बाद वह संसाधन है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और तमाम तरह के ऊर्जा के संसाधनों का विकास करना निसंदेह संसाधन है। प्राकृतिक साधनों को प्राकृतिक संसाधनों में कन्वर्ट करना मानव साधन का कार्य है। खुद मानव साधन को संसाधन में परिवर्तित करना यह भी मानव का कौशल है। निसंदेह एक शिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति मानवीय संसाधन के रूप में जाना जाएगा, अपितु दूसरा शारीरिक श्रम करने के रूप में श्रम करने का तरीका नहीं हो तो वह निसंदेह साधन के रूप में देखा जाएगा। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों ही किसी देश के लिए उपयोगी होते हैं, परंतु प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी यदि मानव संसाधन नहीं है तो उन प्राकृतिक साधनों का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। इसीलिए भारत के संदर्भ में या विकासशील देशों के संदर्भ में कहें कि भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग निवास करते हैं। ये जो पोवर्टी ऑफ पीपुल की बात कही गई है, इट वाज द सिंबल ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पावर और इट इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन सोर्स नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव साधन है। भारत में जो युवा शक्ति है वो संसाधन में कन्वर्ट नहीं हुई है। वह संख्या के रूप में बहुत है परंतु क्वालिटी के रूप में नहीं है। यही साधन जब भारत से बाहर दूसरे देशों में जाता है, इंडियन डायस्पोरा के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो प्राकृतिक संसाधनों का यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन को संसाधनों में परिवर्तित करना एक कौशल होता है जो हर किसी देश के प्रशासन की दक्षता या क्षमता में की परिधि में नहीं होता है। मानवीय शक्ति का उचित नियोजन करना, लेबर फोर्स हमारे पास हो, ह्यूमन फोर्स हमारे पास हो, लेकिन उस फोर्स को काम में नहीं लिया जा सके, उस फोर्स का जो ट्रेंड या स्किल या कौशल दिया गया उस कौशल का अगर यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो तो इसे मानव शक्ति का अनुचित नियोजन कहते हैं। लाइक भारत की बात करें अथवा राजस्थान की बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड शिक्षाधारी, पीएचडी धारी, तमाम तरह के डिग्री होल्डर्स, तमाम तरह के डिप्लोमा होल्डर्स जो ह्यूमन सोर्सेज है वह रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वह रिसोर्सेज होते हुए भी अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो भी उसके बाद उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं है। कितने लोगों को ट्रेन किया जाए, कितने क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कितने लोगों की आवश्यकता है, ये गवर्नमेंट के पास किसी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं है। वह केवल इसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में दिखाने के संदर्भ में लोगों को समय गुजारने के स्वरूप में स्थापित है। इसका मतलब है कि उस गवर्नमेंट के पास, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई कौशल नहीं होता कि जिस दक्षता के माध्यम से, जिस स्किल के माध्यम से वह लोगों को उतना ही ट्रेंड करे, उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में उस ट्रेंड स्किल की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि भीड़ और बड़ी संख्या में केवल जुटाना, संख्या को जुटाना, भीड़ को जुटाना वोटिंग के लिए बड़ा आधार हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए आधार नहीं हो सकता है। उस मानव शक्ति का उचित नियोजन नहीं किया जाता, इसलिए वे अनुचित नियोजन में कार्य करते, लाइक क्राइम में, रिलीजियस एविल्स को फॉलो करने में, सोशल एविल्स को फॉलो करने में, और उनकी जो एनर्जी है वह अनप्रोडक्टिव फंक्शंस के रूप में एक्सपेंडिचर हो जाती है और उस युवा शक्ति का, यूथ पावर का उस कंट्री को कदापि लाभ नहीं मिलता। इसलिए देश जो भारत की तरफ देख रहे हैं युवा शक्ति के संदर्भ में, उन देशों को तो युवाओं से फ़ायदा उठाना हर देश की
दक्षता में नहीं आता, निपुणता में नहीं आता, उसके लिए उस देश के पास विजन, उस देश के पास कौशल होना जरूरी होता है। लोक प्रशासन एक ललित कला के रूप में, लोक प्रशासन को केवल एक आर्ट या कलाई कार्य करने का तरीका ही नहीं कहा गया, अपितु फाइन आर्ट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है कि जिस तरह से ललित कलाएं जो सुंदर कलाएं होती हैं, उसी तरह से लोक प्रशासन भी एक फाइन आर्ट है। इस संदर्भ में प्रशासनिक चिंतक ओडवे टीड के अगर शब्दों को देखें तो वो कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फाइन आर्ट। प्रशासन का कार्य नैतिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज ए मोरल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज ए मोरल एजेंट। ओडवे टीड कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है। इस कला का निर्वहन करने वाला जो प्रशासन है वह निसंदेह ही एक सुंदर प्रशासन है, और इस प्रशासन में कार्य करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो निसंदेह मोरल एजेंट होता है, नैतिक अभिकर्ता होता है, जो लोगों को मोरलिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में, आइडल के बारे में, आदर्श के बारे में सिखाता है। ओडवे टीड ने प्रशासन को न केवल कला अपितु ललित कला के रूप में अभिव्यक्त किया है। उसने बताया है कि जिस प्रकार से नाट्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला इत्यादि ललित कलाएं हैं, ठीक वैसे ही लोक प्रशासन भी एक ललित कला है। ड्रामा, नाट्य कला, मूर्ति कला की बात कही गई, नृत्य कला की बात कही गई। इसका मतलब है कि शरीर के अंगों को किसी निश्चित दिशा में, निश्चित डायरेक्शन में और निश्चित समय पर मूव करना, ऑपरेट करना, उनको चलाना, ये एक नृत्य कला है। वास्तव में देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में एक्टिविटी की जा रही है। सामान्य रूप से व्यक्ति काम करता है, उसको पता नहीं है। लाइक ग्रामीण क्षेत्र में नृत्य कला और बॉलीवुड में नृत्य कला, दोनों ही जगह नृत्य किया जाता है, लेकिन जो बॉलीवुड की नृत्य कला है वह डांस एक परफॉर्मेंस है जो निश्चित रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, इसलिए उसको फाइन आर्ट कहते हैं। परंतु दूसरे क्षेत्र में उछलना कूदना जो एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए वह एक फाइन आर्ट नहीं है। आर्ट है लेकिन वह फाइन आर्ट नहीं है। यदि मिट्टी के रंगों से बनी कृति रंगोली है, यदि स्वरों की आपसी संगूफन के उतार चढ़ाव का नाम संगीत है, यदि शब्दों में भावों का संचय ही साहित्य है, यदि ये सब ललित कलाएं हैं, तो ये किसी ध्येय के लिए व्यक्तियों अथवा समूह को, संगठित संबंधों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रशासन वाला प्रशासन मिश्रित स्वरूप में उच्च कोटि की ललित कला है। इसका मतलब मेलजोल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समूह है। किसी एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए इतने ग्रुप को, ह्यूमन ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को एक सामूहिक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या राज्य रूपी संगठन में लोगों को मिलजुल कर, लोगों को सामूहिकता का पाठ पढ़ाकर, सहकारिता का पाठ पढ़ाकर राज्य की गतिविधियों का संचालन करना निसंदेही ललित कला की समकक्ष है। रॉबर्ट टी ग्लोमेस्की कहते हैं कि लोक प्रशासन विषय का संबंध लोकस और फोकस से है। इसका संबंध लोकस का अर्थ है कहाँ का प्रतीक है, और फोकस का अर्थ है क्या। लोकस के रूप में ये राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ, अर्थात लोक प्रशासन एक कला के रूप में कहाँ देखने को मिलता है, राजनीति विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, और फोकस के रूप में लोक नीतियों की अपेक्षा प्रशासनिक तकनीकों पर अधिक बल देने वाला विषय है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स होती हैं रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, वहाँ हमें ये दिखाई देता है। अब है कि लोक प्रशासन एक कला के रूप में चिंतकों का मानना है, जिसमें मुख्य रूप से ओडवे टीड और रॉबर्ट ग्लोम्बिस्की का कहना है। दूसरा है कि लोक प्रशासन एक दर्शन है या नहीं है। लोक प्रशासन को कुछ चिंतकों ने एक फिलोसॉफी के रूप में डिफाइन किया है, जो मानवीय सभ्यता का निर्देशन कर रहा है, जो मानवीय सभ्यता को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जो निसंदेह विज्ञान के डायरेक्शन को, अथवा कह सकते विज्ञान को ही डायरेक्शन प्रदान कर रहा है। क्योंकि विज्ञान अच्छे और बुरे के स्वरूप को नहीं जानता, वह विज्ञान होता है, वह निर्जीव वस्तुओं के साथ डील करता है, इसलिए वह अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में नहीं बताता। परंतु लोक प्रशासन एक दर्शन है जो विज्ञान का निर्देशन कर रहा है। यदि लोक प्रशासन एक दर्शन नहीं होगा और यदि राज्य विज्ञान को सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ाएगा, तो हमारा जो विकास की ओर अग्रसर समाज है, जिसको सभ्य समाज हम कह रहे हैं, जो एक वेल सिविलाइज सोसाइटी है, वह एक स्कैवेंजर सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी।
वह एक मोनेस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, एक दैत्य समाज में उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो अच्छे या श्रेष्ठ समाज का, मानवीय समाज का, परोपकारी समाज का, दयापूर्ण करुणा से परिपूर्ण समाज का, स्कवेंजर सोसाइटी अथवा मोनेस्ट सोसाइटी में परिवर्तन को रोकने के लिए हमें लोक प्रशासन की आवश्यकता है और उस राज्य की आवश्यकता है। इसलिए वह राज्य इस बात का ध्यान रखे कि विज्ञान के आविष्कार से कहीं मानवीय सभ्यता को ही चुनौती अथवा मानवीय सभ्यता का एग्जिस्टेंस ही खतरे में नहीं हो जाए। इसकी जो मुख्य कार्य है या इसके द्वारा जो मुख्य कार्य किया जा रहा है वो लोक प्रशासन का कार्य है। प्रशासकीय एवं कल्याणकारी राज्य, जिस तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन में अथवा 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि स्टेट जो 1943 के वेलफेयर अथवा लॉर्ड बेवरीज रिपोर्ट के डिक्लेरेशन के बाद हम देखते हैं कि वह एक कल्याणकारी राज्य है। 1943 में लॉर्ड बेवरीज रिपोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम, जहां 5 कार्य राज्य को करने की बात की गई, जो पूर्व में 3 कार्य थॉमस हिल ग्रीन T.H. ग्रीन के द्वारा कहे गए, उनका विस्तारित स्वरूप लॉर्ड विलियम बेवरीज रिपोर्ट में देखने को मिलता है और इसलिए यूनाइटेड किंगडम को फर्स्ट वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। परंतु 1980 और 90 के दशक में जिस LPG की अवधारणा का इमरजेंस हुआ, उसके बाद स्टेट रोल बैक करने लग गया, इकोनॉमिक बर्डन से बचने लग गया, लेकिन फिर भी राज्य की जो भूमिका है वो कदापि कम नहीं। भले ही राज्य के कार्य जो बढ़ते गए दिनों दिन, उन फंक्शंस को उसने डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, प्राइवेट एजेंसी की तरफ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, उन संस्थाओं की तरफ, परंतु अंतिम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वह स्टेट की होती है। इसलिए स्टेट व्यक्ति के जन्म से पूर्व गर्भवती माताओं का पंजीकरण करने से, अर्थात बालक बालिका के जन्म लेने से पहले कार्य करना शुरू करता है और आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमन, उसकी मृत्यु के बाद भी, भले ही वह पंजीकरण से लेकर, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने का कार्य, विरासत को ट्रांसफ़र करने का कार्य स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वे एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हैं और सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में उसके द्वारा निसंदेह कार्य किया जा रहा है। विज्ञान का निर्देशन, विज्ञान को किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं होता है, अपितु विज्ञान सकारात्मक अथवा नकारात्मक उसका उसे एहसास नहीं होता है। उसका मुख्य कार्य इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, लेकिन व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ दिस रिसर्च और एनी टाइप ऑफ इनोवेशन, दैट इज नो, उसे नहीं पता है, वह नहीं जानता है। इसलिए इस विज्ञान के द्वारा इस ऐसी दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाए कि वह मानव सभ्यता का विनाश कर दे। लाइक हम न्यूक्लियर पावर्स की बात करें, वायरस जैसा आप देख रहे हैं इस समय कि इस प्रकार के विज्ञान की आर्टिफिशियल वायरस की बात कही जा रही है कि चाइना के द्वारा एक कृत्रिम वायरस है जिसने पूरी मानव सभ्यता के सामने एक बड़े चैलेंज को स्थापित कर दिया गया है। तमाम विज्ञान की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, विकास है, सब धरा का धरा रह गया है और मानव अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिजीविषा को बनाए रखे हुए है। इसका मतलब है कि विज्ञान को निर्देशन की आवश्यकता होती है और ये निर्देशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही दिया जा सकता है। मानवीय समाज का दैत्य समाज में बदलाव रोकना, जो ह्यूमन सोसाइटी है वह स्क्वेंजर अथवा मोनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं हो, वह दैत्य समाज में परिवर्तित नहीं हो, इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान का निर्देशन करना चाहिए। चौथा है मानवीय सभ्यता की सुरक्षा। इस मानवीय सभ्यता की जो रक्षा है, इसको बचाने का जो उत्तरदायित्व है वह स्टेट पर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर है। आज हम देख रहे हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक और कोरोना महामारी में राज्य ही वह अंतिम उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। उसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह मानव सभ्यता के, मानव के जीवन को बचाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी दिशा में, किसी भी हर हाल में उसको जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा और वह कर भी रहा है।
चार्ल्स बियर्ड के शब्दों में सभ्य शासन का अथवा मेरे विचार से खुद सभ्यता का भी भविष्य हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम प्रशासन को एक ऐसे विज्ञान, दर्शन और व्यवहार के रूप में विकसित कर पाते हैं या नहीं जो सभ्य समाज के कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हो। इसके अलावा C.I. बर्नार्ड, ब्रिटेन के जोफेन बिजनर्स, पीटर साइमन थॉमसन लेसम इत्यादि ने प्रशासन को दर्शन के रूप में व्यक्त किया है। प्रशासन के दर्शन पर पहली पुस्तक 1958 में मार्शल ई डिमॉक के द्वारा लिखी गई, जिसका शीर्षक ए फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। ए फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टुवार्ड्स क्रिएटिव ग्रोथ 1958 था। मार्शल के शब्दों में, आज लोक प्रशासन का कार्य व क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन ही संपूर्ण जीवन दर्शन जैसा दिखाई देने लगा है। नैतिक दर्शन ही मनुष्य व संस्थानों की आवश्यकताओं को समन्वित और संतुलित करता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, व्यक्तियों और संस्थाओं के मूल्यों को समन्वित करना ही प्रशासन का उच्चतम सिद्धांत है। यही दर्शन है, यही नैतिकता का क्षेत्र है। क्रिस्टोफर हॉकिंस ने कहा अपनी पुस्तक टुवार्ड्स ए फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1978 में 3 भागों में विभाजित करके कि तथ्य या तर्क, मूल्य और दर्शन, इन तीनों के बीच समन्वय होना चाहिए। जो फैक्ट हैं, जो वैल्यू है और जो फिलोसॉफी है, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है। यदि हम केवल फैक्ट्स की बात करेंगे तो ये केवल साइंस की दिशा होगी। यदि हम वैल्यू की भी बात करेंगे तो ये सोशल साइंस का डायरेक्शन होगा। और तथ्य और मूल्यों के साथ साथ अगर हम जीवन की भी बात करेंगे तो ये निसंदेह एक संतुलित समन्वय होगा, जिसका लाभ मानवीय सभ्यता को बचाए रखने में और सही दिशा में आगे बढ़ने में होगा। तो ये था आज के व्याख्यान में लोक प्रशासन की प्रकृति क्या कला के रूप में है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या दर्शन के रूप में है। थैंक यू सो मच।